रीट के पर्यावरण अध्ययन विषय का सेकेंड टेस्ट पेपर आज आप हल करेंगे। इससे पहले का प्रश्न पत्र अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देखें। विगत प्रश्न पत्र की तरह इस प्रश्न पत्र में भी आपके सामने एक के बाद एक कुल 30 प्रश्न आपके सामने आएंगे और वीडियो के अंत में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। प्रश्नों के उत्तर मेरे द्वारा पूर्ण रूप से सही बताए जाएंगे और आप अपने प्रश्नों के उत्तरों का मिलान है वो अवश्य कीजिएगा। जैसे कि पहला प्रश्न दिया गया है कि सतत और समग्र मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है सीसीई का, तो वो आपको बताना है। सीसीई की इंग्लिश में फुल फॉर्म कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन है। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया है कि चिंतन की प्रक्रिया पर जोर देना, कंठस्थीकरण पर बल देना, अध्यापन और शिक्षा प्राप्ति को शिक्षार्थी केंद्रित बनाना। सीसीई विद्यार्थियों की विद्यालय परिसर के बाहर की गतिविधियों का आकलन है। तो आपको ये बताना है कि सीसीई का कौन सा मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सीसीई विद्यार्थियों के विद्यालय परिसर की बाहर की गतिविधियों का आकलन ही नहीं है बल्कि विद्यालय की आंतरिक गतिविधियों का आकलन भी है। दूसरे प्रश्न पत्र में 2 सूचियां दी गई हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है आपको। एक साइड में रोग दिए गए हैं, दूसरी साइड में रोगों के वाहक का कारक यानी कि रोग हैं वो कौन से कारकों से फैलते हैं वो दिए गए हैं। आपको मिलान करना है और उसके बाद में दिए गए ऑप्शन में सही कूट का चयन करना है। जैसे कि डेंगू रोग है, मलेरिया है, रक्ताल्पता है, आंत्रशोथ है। दूसरी साइड में रोगों के जो कारक हैं नीरोवायरस, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मोडियम और फ्लेविवायरस दिए गए हैं। आपको इनको आपस में मिलान करना है। तो मिलान करने के बाद में आप ज़रूर बताएं कि इसमें से कौन सा उत्तर है वो सही है। तो इस प्रश्न पत्र का जो सही है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो डेंगू है वो इसमें 4 नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा, फ्लेविवायरस के माध्यम से फैलता है। मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम के माध्यम से फैलता है, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। रक्ताल्पता हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है और नीरोवायरस है वो आंत्रशोथ रोग है वो नीरोवायरस के कारण होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1। उसके बाद में आगे का प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया है कि राजस्थान के मानचित्र में अंकित कौन सा पर्यटन स्थल सही जगह पर स्थित नहीं है। राजस्थान के पर्यटन स्थल दिए गए हैं और उन पर्यटन स्थलों में कौन सा पर्यटन स्थल कौन से स्थान पर सही जगह पर नहीं है। तो सालिम सिंह की हवेली दी गई है, सुंडा देवी का मंदिर दिया गया है, सुनहरी कोठी और शेख हमीदुद्दीन की दरगाह दी गई है। तो आपको ये बताना है कि ये कौन सी जगह पर ये सही नहीं है, कौन सा स्थल कौन सी जगह पर सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर है सालिम सिंह की हवेली है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जैसलमेर में स्थित है, ये सही जगह पर स्थित है। सुंडा देवी का मंदिर है ये जालोर में है, ये भी अपनी जगह पर सही है। और शेख हमीदुद्दीन की दरगाह है वो नागौर में स्थित है, तो ये भी अपनी जगह पर सही है। सुनहरी कोठी झालावाड़ में न होकर टोंक जिले में स्थित है, इसीलिए ये जो है ये गलत जगह पर है। तो इसमें सही है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि डी है ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ग्लोब उदाहरण है। ग्लोब होता है वो एक सहायक सामग्री है, वो किस प्रकार की सामग्री है। तो इसमें पूछा है ए में प्रक्षेपित सामग्री का, बी में अप्रक्षेपित सामग्री का, सी में सर्वे सामग्री का और डी में कोई विकल्प सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कि ग्लोब किस प्रकार की सामग्री है। तो ग्लोब है वो अप्रक्षेपित सामग्री का उदाहरण है। इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है यानी कि बी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल में बाल विवाह की कुप्रथा पर रोक लगाने के लिए श्री हरविलास शारदा अजमेर ने सन 1929 में बाल विवाह निरोध अधिनियम प्रस्तावित किया था, जो संपूर्ण देश में किस तिथि को शारदा एक्ट के नाम से लागू हुआ था। तो आपको ये बताना है कि जो शारदा एक्ट जो बाल विवाह से संबंधित है वो सन 1929 में बना था, वो कौन सी तिथि को अपने देश के अंतर्गत सुव्यवस्थित रूप से लागू हुआ था। 1 अप्रैल 1930, 1 अप्रैल 1929, 1 अप्रैल 1931 और 1 अप्रैल 1932। तो आप बताएं। तो मैं आपको इसका सही उत्तर बता रहा हूँ कि इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका सही उत्तर है कि 1 अप्रैल सन 1930 को अपने देश में ये लागू हुआ था। अगले सवाल में पर्यावरण अध्ययन के किसी प्रकरण से संबंधित अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए किस अधिगम सिद्धांत का पालन करना चाहिए। कि पर्यावरण अध्ययन है उसके किसी टॉपिक को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो वो अर्जित ज्ञान है वो एकदम से स्थायी हो जाए बच्चे के, तो उसमें कौन से सिद्धांत का हमारे को पालन करना चाहिए। तो ऑप्शन ए में आवर्ती का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत और विभाजन का सिद्धांत।
तो इसका सही उत्तर है वो आवर्ती का सिद्धांत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रकरण को अगर हम बार बार अगर बच्चे को पढ़ाएंगे तो बार बार उसकी आवर्ती होने के कारण वो ज्ञान है वो स्थायी रूप में तब्दील हो जाएगा। आगे के सवाल में 7 नंबर सवाल है कि नीचे दिए गए युग्मों से कौन सा असुमेलित है, कि इनमें से 3 सही हैं और एक इसमें गलत है, कि कौन सी युक्ति है वो किस प्रकार से ऊर्जा को रूपांतरण करती है। इसमें सोलर सेल है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, विद्युत सेल है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, विद्युत बल्ब है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण। तो आपको ये बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कि कौन सी युक्ति है वो ऊर्जा को सही रूप से ट्रांसफर नहीं कर रही है। तो मैं आपको इसका सही उत्तर बता देता हूँ कि ऑप्शन बी है, यानी कि बी और नंबर ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है, कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक, विद्युत सेल है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ये इसमें गलत है। विद्युत सेल है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील करता है, ये इसका सही उत्तर होगा। हालांकि इसमें ये गलत विकल्प दिया गया है तो इसके कारण ये गलत उत्तर हो जाएगा इसका। आगे के सवाल में राजस्थान की वेशभूषा के बारे में सत्य कथन कौन सा है, कि राजस्थान की वेशभूषाएं के बारे में जो कथन सत्य है इन चारों में से उसके बारे में आपको बताना है। अंगरखी शरीर के नीचे के भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है। पचेवड़ा गर्मी के बचाव हेतु चद्दरनुमा वस्त्र है। कछाऊ आदिवासी पुरुषों के द्वारा प्रयुक्त वस्त्र हो। डेपाड़ा आदिवासी पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती है। तो आपको ये बताना है कि इनमें जो भी वेशभूषाएं जो भी दी गई हैं वो कौन सी इसमें सही है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो 4 नंबर ऑप्शन है यानी कि डेपाड़ा है वो आदिवासी पुरुषों के द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती है। अंगरखी है वो शरीर के नीचे के भाग में न पैर कर ऊपर के भाग में पहना जाता है। पचेवड़ा है वो सर्दी के बचाव हेतु एक चद्दरनुमा वस्त्र है। और कछाऊ है वो आदिवासी पुरुषों नहीं आदिवासी महिलाओं के द्वारा प्रयुक्त होने वाला एक वस्त्र है। आगे के सवाल में विद्यार्थियों के लिए निम्न में से पर्यावरण अध्ययन का महत्व कौन सा नहीं है, कि विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन का जो महत्व नहीं है वो कौन सा है। इनमें दिया है कि प्राणियों और वनस्पतियों के संरक्षण की प्रेरणा मिलेगी। पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक रूप से जीवन यापन की प्रेरणा नहीं देता है। पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक संसाधनों के तीव्र ह्रास के प्रति सजग करता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पर्यावरण शिक्षा का महत्व स्पष्ट किया गया है। तो आपको ये बताना है कि पर्यावरण अध्ययन का कौन सा महत्व है इसमें सही नहीं बताया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसमें सही नहीं बताया गया। पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक रूप से जीवन यापन की प्रेरणा नहीं देता है, ये इसमें गलत उत्तर है। तो इसका बी ऑप्शन है वो एकदम से सही हो जाएगा। बाकी पर्यावरण अध्ययन है वो हमारे को प्राणियों और वनस्पतियों के संरक्षण की प्रेरणा भी देता है। और पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक संसाधनों के तीव्र ह्रास के प्रति सजग भी करता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पर्यावरण शिक्षा का महत्व है वो स्पष्ट भी किया है। उसके बाद में आगे का सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में से असत्य विकल्पों का चयन कीजिए, कि कुछ 5 विकल्प दिए गए हैं और इन विकल्पों में अगला ये पूछ रहा है कि इनमें से असत्य कथन है वो कौन से हैं। तो हमारे को इसमें 1 नंबर में दिया है कि वस्त्र में कल्प लगाने के लिए स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। सूखे हुए दाग को मिटाने के लिए बेकिंग सोडा प्रयुक्त किया जाता है। और वस्त्रों में कल्प का प्रयोग मुलायम बनाने के लिए किया जाता है। ऊनी कपड़ों में कीड़े न लगे इसके लिए नेपथिलीन कपूर की गोलियां उपयोग में ली जाती हैं। और रेशमी वस्त्रों के तंतु बहुत कठोर होते हैं अतः उन्हें गर्म पानी में अधिक देर तक उबाल सकते हैं। तो आपको असत्य कथन है वो बताने हैं इसमें। तो इसमें असत्य जो कथन है वो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन से हैं। इसमें है कि इसमें 2 नंबर ऑप्शन है। एक तो 2 नंबर है, इसमें लिखा हुआ है कि सूखे हुए दाग को मिटाने के लिए ग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं हम, बेकिंग सोडा प्रयुक्त नहीं होता है, तो ये गलत है इसमें। एक है वस्त्रों में कल्प का प्रयोग कठोर बनाने के लिए किया जाता है, ये मुलायम बनाने के लिए नहीं, तो ये भी इसमें गलत है। इसके अलावा एक 5 नंबर देखें कि रेशमी वस्त्रों के तंतु बहुत कठोर होते हैं, तो रेशमी वस्त्रों के तंतु कठोर नहीं मुलायम होते हैं अतः उन्हें गर्म पानी में अधिक देर तक नहीं उबाल सकते हैं, तो ये भी इसमें गलत है। तो इसमें 2, 3 और 5 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे के सवाल में है कि 2 तालिका फर्स्ट और तालिका सेकंड दी गई है और उनको एक बार फिर से मिलान करना है इस प्रश्न में भी। तो अपने को एक तरफ पे धरती पर पाई जाने वाली जो प्रजातियों का वर्ग है वो दिया गया है, दूसरी तरफ प्रजातियां दी गई हैं, आपस में इनको मिलाना है कि कौन सा वर्ग किस प्रजाति से संबंधित है। तो मेमेलिया वर्ग दे रखा है, एवीज वर्ग, रेप्टेलिया वर्ग और पीसीज वर्ग। दूसरी साइड में स्तनधारी वर्ग, सरीसृप वर्ग और पक्षी वर्ग और मछली वर्ग। आपको इन दोनों को आपस में मिलान करना है। तो देखें इसका जो सही उत्तर है वो मैं आपको बता देता हूँ
कि इसमें मेमेलिया वर्ग है वो स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, नंबर 1 ऑप्शन से। एवीज वर्ग है वो 3 नंबर ऑप्शन से संबंधित है, पक्षी वर्ग से। रेप्टेलिया वर्ग सरीसृप से संबंधित है, और पीसीज वर्ग है वो इस 4 नंबर ऑप्शन से संबंधित है, मछली वर्ग से। तो इसमें सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए में 1, बी में 3, सी में 2 और डी में 4, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है वो पूछा गया है कि सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण कौन कौन से हैं। कि चारों चरण हैं वो कौन से हैं। क्रिया, उद्देश्य, बाधा और प्रेरणा। प्रेरणा, बाधा, अनुगमन, लक्ष्य। लक्ष्य हेतु क्रिया, अनुगमन। उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन और अनुगमन। तो आपको इसके जो लर्निंग की जो प्रोसेस है उसके आपको चारों चरण हैं वो बताने हैं कि वो कौन से हैं। उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन और अनुगमन, डी नंबर का ऑप्शन है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि हमारे को कोई भी अगर हम चीज़ सीख रहे हैं तो उसमें उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हम क्रिया करते हैं, क्रिया के बाद में मूल्यांकन कर लिया जाता है उस चीज़ का, और उसके बाद में किसी चीज़ का अनुगमन हमारे द्वारा होता है। आगे के प्रश्न में 13 नंबर के प्रश्न में देखें यहाँ पे, इसमें दिया है कि राजस्थान में वर्ष 2013 के आंकड़ों के अनुसार कुल 248 ब्लॉक में से मात्र कितने ब्लॉक ही भूजल की दृष्टि से सुरक्षित रह गए हैं। ऑप्शन में यानी खाली छोड़ा गया और उस खाली स्थान की आपको पूर्ति करनी है। तो भूजल में राजस्थान में 248 ब्लॉक थे और उन ब्लॉकों में से अब तक कितने भूजल की दृष्टि से सुरक्षित रह गए हैं ये आपको देखना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर सी है, 44 ब्लॉक ही भूजल की दृष्टि से सुरक्षित रह गए हैं। 14 नंबर सवाल में देखें, 14 नंबर सवाल में दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है, यानी कि 3 विकल्प सही हैं और 1 विकल्प गलत है। संसद के लोकसभा सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है और संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपता है और दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो गलत है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर जो 3 है यानी कि सी है वो इसका गलत है, कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र है वो विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंप देता है। बाकी और सभी पर इसके विकल्प हैं वो सही हैं कि संसद के लोकसभा सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं होता। दिल्ली व पुडुचेरी संघ शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं, ये भी इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर सी है। 14 नंबर प्रश्न में सी का ऑप्शन है वो इसमें राइट उत्तर है, यानी कि इसमें सी ऑप्शन है वो सही उत्तर के अंतर्गत है। यातायात संकेत चिन्हों में कौन सा चिन्ह यह निर्देशित करता है कि ओवरटेक न करें। 4 प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं और उन चिन्हों में से आपको ये बताना है कि इसमें ओवरटेक न करें वो सिग्नल हमारे को कौन सा चिन्ह है देता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारे को ये देता है कि हमारे को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। बाकी ऑप्शन नंबर ए है वो एक तरफा यातायात के संकेत कर रहा है। बी है वो यू टर्न पर प्रतिबंध है उसके लिए संकेत करता है, और ऑप्शन नंबर सी है वो बाएं मुड़ने पर प्रतिबंध के लिए हमारे को संकेतित करता है। 16 नंबर सवाल में है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी तापमान, दाब, पवन के प्रकार, वर्षा, हिमपात, ओलावृष्टि की जानकारी एकत्रित कर रहा है। तो वह विज्ञान के किस क्षेत्र का सहारा ले रहा है। कि वो एक विद्यार्थी है जो तापमान, दाब, पवन, वर्षा, हिमपात और ओलावृष्टि की जानकारी है उसको ले रहा है, तो वो विज्ञान के किस क्षेत्र का सहारा ले रहा है। तो आपको इन ऑप्शनों में, चारों ऑप्शनों में से बताना है कि जैव तकनीकी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मौसम विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान। तो इसका जो सही उत्तर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सही उत्तर है मौसम विज्ञान। वह विशेषता जो संयुक्त परिवार की नहीं है। अगले 17 नंबर सवाल में संयुक्त परिवार की विशेषता कौन सी नहीं है। बच्चों में एकाकीपन की भावना, बीमारी या संकट के समय आपसी सहयोग, वर्तमान समय में तेजी से संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, एक ही रसोई में बना हुआ भोजन सभी ग्रहण करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चों में एकाकीपन की भावना ये इस संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, ये एकल परिवार की विशेषता है। बाकी और सभी जो विशेषताएं हैं वो संयुक्त परिवार की हैं। आगे के सवाल 18 नंबर सवाल में हम देखते हैं कि इसमें दिए गए त्योहार और मेले के संबंध में कौन सी तिथि है वो सही नहीं दी गई है। तो एक तरफ मेले और त्यौहार दिए गए हैं, दूसरी तरफ तिथियां दी गई हैं। करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, कजली तीज, सावन कृष्ण तृतीया को, कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को, बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी एक तिथि है वो जो सही नहीं है। करवा चौथ है, मैं आपको बता देता हूँ इसका सही उत्तर करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को ही मनाया जाता है। कजली तीज है वो इसमें गलत उत्तर है। तो
इसमें जो संबंध नहीं रखने वाली जो तिथि है वो यही है। कजली तीज है वो भाद्वा कृष्ण तृतीया को आती है, जिसको बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज भी कहते हैं। कपिल मुनि का मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत बीकानेर में लगता है, ये भी सही है। और बसंत पंचमी है वो माघ शुक्ल पंचमी को आती है। आगे 19 नंबर सवाल में है कि अधिगमकर्ता व्यक्तिगत विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को कि एक अधिगमकर्ता, जितने भी जो अधिगमकर्ता होते हैं उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसमें ऑप्शन में दे रखा है कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए, विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए, अधिगम की समान गति पर बल देना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी नंबर का ऑप्शन है, वो इसका सही उत्तर है कि विविध अधिगम अनुभव हमारे को उपलब्ध है वो कराने चाहिए। तो बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित तथ्यों में से जो सही है वह है विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। सिर्फ हमारे को सही उत्तर बताना है इन चारों ऑप्शनों में से। विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थान में 2 नम भूमियाँ डीडवाना झील और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। सारा मरुस्थल अफ्रीका के दक्षिणी भाग में स्थित है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना कनाडा के आर्थिक सहयोग से संचालित है। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही है। तो मैं आपको इसमें जो सही ऑप्शन है वो मैं बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर 1 है वो इसमें सही है। विश्व नम भूमि दिवस से 2 फरवरी को ही मनाया जाता है। बाकी नीचे के तीनों हैं वो गलत हैं। राजस्थान में 2 नम भूमियाँ सांबर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, और सहारा मरुस्थल अफ्रीका के दक्षिणी भाग में नहीं, ये उत्तरी भाग में स्थित है। और वानिकी जैव विविधता परियोजना कनाडा के आर्थिक सहयोग से संचालित न होकर ये जापान के आर्थिक सहयोग से संचालित है। 21 नंबर सवाल में राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 में किस जिले से हुई। तो सहकारिता आंदोलन की शुरुआत है वो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से वर्ष में इसकी शुरुआत हुई थी। तो भरतपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर 4 ऑप्शन दिए गए। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन है वो सही है। तो इसका सही उत्तर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर सी है। अजमेर से सन 1904 में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 22 नंबर प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि बालक को कम से कम बताना चाहिए और उसे अधिक से अधिक स्वयं खोज करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है। तो 4 व्यक्तियों के नाम नीचे दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा विद्वान है जिसने ये परिभाषा दी है। ऑप्शन ए में है कि बाइनिंग एंड बाइनिंग, अब्राहम मेस्लो कोलर और हर्बर्ट सस्पेंसर। तो ये जो परिभाषा है कि बच्चे को कम से कम बताना चाहिए और अधिक से अधिक स्वयं खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो इसका सही परिभाषा का उत्तर है वो हर्बर्ट सस्पेंसर के द्वारा ये परिभाषा है वो दी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही उत्तर है। आगे के प्रश्न में दिए गए युग्मों से असुमेलित कौन सा है कि युग्म दिए गए हैं और उनमें से ये पूछा जा रहा है कि कौन से युग्म है वो असुमेलित हैं। एक तरफ दिया गया है, जैसे ऑप्शन नंबर 1 में है कि WWF की फुल फॉर्म पूछी है तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड आगे दे रखा है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ अप्रैल 1973, केवलादेव नेशनल पार्क विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल सन 1985 में। तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से एक चीज़ है वो सही विकल्प में नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका सही उत्तर कि ऑप्शन नंबर बी है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक में नहीं होकर उड़ीसा में स्थित है। तो इसका ये ऑप्शन है ये सही उत्तर होगा। इसके अलावा WWF की फुल फॉर्म है वो सही दे रखी है, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, जिसको विश्व वन्य जीव निधि के नाम से पुकारा जाता है, जो विश्व वन्य प्राणियों के संरक्षण से हेतु एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई है जो काम करती है। भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ अप्रैल 1973 में ही इसकी शुरुआत हुई थी और केवलादेव नेशनल राष्ट्रीय पार्क विश्व विरासत की सूची में सन 1985 में शामिल हुआ था। 24 नंबर सवाल में है कि एस्किमो लोगों के चमड़े के बने तंबू जो गर्मियों की ऋतु में उनका निवास स्थल होता है कहलाता है कि गर्मियों के टाइम में जो चमड़े से बने हुए जो तंबू हैं वो इनमें से किस जाति के निवास स्थल है। तो ए ऑप्शन ए में है कि लॉन्ग हाउस, बी में इजबा, सी में ट्यूपिक और डी में है इग्लू। तो इसमें से आपको सही उत्तर बताना है। तो मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ कि इसका सही उत्तर है ट्यूपिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 25 में पूछा गया है कि निर्मितवाद के संप्रत्यय के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण कथन कौन सा है कि निर्मितवाद है वो संप्रत्यय क्या है उसके बारे में पूछा गया है आपसे। वाद विवाद और चर्चा के द्वारा विचारों का निर्माण, कक्षा कक्ष में शिक्षक के द्वारा समझाकर विचारों का निर्माण, कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के द्वारा माता पिता के निर्देशानुसार विचारों का निर्माण, पाठ्य सहगामी गतिविधियों द्वारा ज्ञान प्रदान करना। तो इसका जो सही उत्तर है
वो मैं आपको बता देता हूँ कि निर्मितवाद संप्रदाय के अंतर्गत वाद विवाद और चर्चा के द्वारा विचारों का निर्माण है वो किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है यदि प्रकाश जाता है, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो कब होता है, जब प्रकाश है वो सघन से विरल माध्यम में जाता है, विरल से सघन माध्यम में, सघन से सघन माध्यम में और विरल से विरल माध्यम में। तो इसका सही उत्तर आप बताएं। मैं आपको इसका सही उत्तर बता रहा हूँ कि इसमें 26 नंबर का जो सवाल है इसका सही उत्तर है सघन से विरल माध्यम में जब प्रकाश जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो हो जाता है। आगे 27 नंबर सवाल में दिया है कि नीचे दिए गए कथनों में से सही कथनों का चयन कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं और उनमें से सही कथन आपको छांटने हैं। इनमें ऑप्शन में दे रखा है, पहले में 1 नंबर में पूछा है कि 10 अक्टूबर 2005 से संपूर्ण भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित कर दिया गया है। देश निरोधक कानून सन 1961 में पारित किया गया। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध अधिनियम 2 अक्टूबर 2010 से लागू किया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 जनवरी को मनाया जाता है और बाल विवाह से मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती है। आप इन पांचों जो कथन हैं इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से सही कथन हैं वो कौन से हैं। तो मैं आपको सही कथन है वो बता देता हूँ कि इसमें ऑप्शन नंबर 2 है, दहेज निरोधक कानून है वो सन 1961 में ही पारित हुआ था, ये इसमें सही उत्तर है। और एक नीचे का जो 5 नंबर ऑप्शन है, बाल विवाह से मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 2 और 5 हो जाएगा। बाकी के सभी जो 1, 3 और 4 हैं वो गलत हैं, उनके मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ कि 10 अक्टूबर 2006 से संपूर्ण भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित कर दिया। 2005 ना होकर यहाँ पर 2006 होगा। चौथे में है विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 जनवरी को नहीं 31 मई को मनाया जाता है। और एक प्रश्न है कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध अधिनियम 2 अक्टूबर 2008 से लागू किया गया था, 2010 से ना होकर 2008 इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल में है कि पर्यावरण अध्ययन जीवधारियों की परस्पर क्रियाओं के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? जीवन चक्र, परिस्थितिकी, जैविक प्रौद्योगिकी, भौतिकी। तो पर्यावरण और जीवधारियों के परस्पर क्रियाओं के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारिस्थितिकी। फिर आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित कूटों में से दी गई विशेषताएं और तथ्य किस राजस्थानी विभूति से जुड़े हुए हैं? कि कुछ विशेषताएं दी गई हैं एक शख्सियत की और उसके बारे में आपको ये बताना है कि ये विशेषताएं हैं वो किस व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं, जिनका जीवन काल है वो 1872 से 1941 तक। महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार के लिए रोका, कोटा महंत प्यारेलाल की हत्या की और बिहार की हजारीबाग जेल में बंदी जीवन में व्यतीत किया था। तो आपको ये बताएं कि इनमें से ये चीज़ें हैं वो किस व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं। तो मैं आपको इसका जो सही उत्तर है वो बता देता हूँ कि इसमें केसरी सिंह जी बारट हैं, वो इसके जीवन से जुड़ी हुई ये सब बातें हैं कि उनका जीवन काल 1872 से रहा था। महाराणा फतेह सिंह जो उदयपुर के महाराणा थे उनको दिल्ली दरबार में जाने से रोका था सन 1903 में, और कोटा के महंत प्यारेलाल की हत्या में भी ये शामिल हुए थे, और बिहार की हजारीबाग जेल में इनको बंदी जीवन यानी कि करीब 20 वर्ष तक भी बंदी जीवन में इनको अपना जीवन है व्यतीत करना पड़ा था। आगे के सवाल में हम देखते हैं, अंतिम सवाल है वो 30 नंबर सवाल है कि संतुलित आहार में शामिल वह खाद्य पदार्थ जो शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। एक ऐसा आहार है जो हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रदान करने वाला पदार्थ है, वो कौन सा है? तो इसमें आप बताएं कि ये ऑप्शन ए में दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और सेल्यूलोज। तो मैं आपको इनका सही उत्तर बता देता हूँ कि इसमें जो वसा है वो शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि 1 ग्राम वसा के अंतर्गत 9 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है। तो आपने जितने भी जो प्रश्न हैं वो देखे हैं, और इन अंत में आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कमेंट करके आप मेरे को सही ज़रूर बताएं कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं और आपको प्रश्न पत्र का जो लेवल है वो किस तरह का लगा है। कि मैंने पूरी कोशिश की है कि जो रीट का प्रश्न पत्र है, हालांकि वो कुछ आसान लेवल का ही आता है, लेकिन इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत इतने प्रश्न पत्र की विभिन्नता डालकर मैंने ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि जो भी प्रतिभागी हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी तरह से तैयारी कर सकें और उनको न जाने अलग अलग क्षेत्रों की खूब सारी जानकारियां हैं वो मिल सकें। और पूर्णतः ये जितने भी जो प्रश्न दिए गए हैं ये मेरे पूर्णतः सिलेबस पर आधारित ही
बनाए गए हैं। आपकी जो 6 यूनिट हैं उन 6 यूनिटों में से 5-5 प्रश्न प्रत्येक यूनिट से लिए गए हैं और इसी तरह से मैं आगे भी प्रश्न पत्र लेकर आऊँगा। और आप हैं अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कर देना, और ताकि आने वाले जो जितने भी जो वीडियो हैं एजुकेशन से संबंधित जितने भी जो वीडियो हैं वो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें। और मिलते हैं एक नए प्रश्न पत्र के साथ में, तब तक जय हिंद जय भारत।